हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग का जो पेपर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। BHDLA 135 का ये हमारा फाइनल रिवीजन क्लास है आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए, बट हमारे चैनल पे आपको इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक BHDLA 135 का गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो आप उसे हमारी वेबसाइट जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com, इस वेबसाइट से इसे परचेज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च बार में आपका जो भी पेपर कोड है जैसे कि BHDLA 135 इसे सर्च करना है और आपके सामने जो इसका गेस्ट पेपर है फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आपके बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व का उदाहरण के साथ आपको वर्णन करना है। तो हमारे कई सारी भाषाएं हैं, हिंदी भाषा है, अंग्रेज़ी, ठीक है, आपकी पंजाबी। तो ये सारी जो आपकी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा के अंदर जो आपकी लिपि होती है, लिपि यानी कि उसको लिखने का माध्यम, लिपि आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सब आपको उदाहरण देकर बताना है। तो किसी भाषा की लिपि उसे टिकाऊ बनाती है। अगर भाषा सिर्फ बोलकर ही चलती रहे तो समय के साथ बहुत सी बातें खो सकती है। लिपि ही वह साधन है जिससे किसी समाज का ज्ञान, उसका इतिहास और उसकी संस्कृति संबंधी अनुभव सुरक्षित रहता है। लिपि क्या करती है दोस्तों कि भाषा को एक स्थायित्व प्रदान करती है। लिपि ज्ञान को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। अगर तमिल भाषा को कभी लिखा ना गया होता तो आपकी जो तिरुक्कुलर जैसी महान जो कृतियां हैं वो आज हमारे पास नहीं होती। सेम वैसे ही लिपि जो है वो भाषा का मानकीकरण करती है। तो लिपि यह तय करती है कि शब्द कैसे लिखे जाएंगे ताकि सब जगह एक रूपता बनी रहे। ठीक है, तो आपके जो भी अक्षर होते हैं हर जगह सेम तरीके से ही लिखे जाते हैं। हिंदी में क, ख, आपका ग सब सिमिलर लिखा जाता है। सेम ऐसे ही बंगाली के जो अक्षर हैं उसे आप चाहे कोलकाता में लिख लो चाहे ढाका में, हर कोई व्यक्ति उसको एक जैसा ही पढ़ेगा। तो भाषा का मानकीकरण हो पाता है लिपि की वजह से, और लिपि किसी भाषा को दूर तक फैलाने में भी मदद करती है। तो गुजराती लिपि में लिखे गए व्यावसायिक दस्तावेज दुनिया के अलग अलग देशों में बसे गुजराती समुदायों में आज भी समझे जाते हैं। ज्ञान और संस्कृति का प्रसार करती है लिपि। तो लिखित रूप ज्ञान को फैलाना आसान बनाता है। राजस्थानी लोकगीतों को जब लिखित रूप दिया गया तो सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहे, अब स्कूल और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाए जाने लगे। तो एक लिपि भाषा को सांस्कृतिक पहचान देती है। गुरुमुखी लिपि ने पंजाबी को एक विशिष्ट पहचान दी जिसकी वजह से सिख परंपरा और पंजाबी साहित्य दोनों आपके मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में हम क्या कहेंगे कि जो लिपि है वो भाषा को अमर बना देती है, उसको पहचान देती है, ज्ञान और संस्कृति का प्रसार हो पाता है और स्थायित्व और संरक्षण लिपि के वजह से ही भाषा को मिलता है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण संबंधी नियमों का आपको परिचय देना है। तो हिंदी के लेखन को सरल, एकरूप और तकनीकी रूप से उपयोगी बनाने के लिए समय समय पर कई सारे नियम बनाए गए। ठीक है, कि जो हिंदी है वो सरल हो सके, हर जगह एक रूप हो सके, साथ ही साथ आजकल जो टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें आ रही हैं तो उसके लिए भी वो उपयोगी हो सके। तो उसको क्या करे गए, उसमें कई सारे नियम बनाए गए। देवनागरी लिपि पहले से ही व्यवस्थित थी, लेकिन जब हिंदी का उपयोग किताबों, अखबारों, शिक्षा और बाद में कंप्यूटर तकनीक में बढ़ा तो यह ज़रूरी हो गया कि लिखने का एक मानक रूप तय हो। इसी उद्देश्य से 1960 के दशक में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई जिसकी सिफारिशों पर आधारित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का क्या मानकीकरण नामक एक पुस्तिका उन्होंने प्रकाशित की, और बाद में तकनीकी ज़रूरतों को देखते हुए नए संस्करणों में उसे फिर उन्होंने अपडेट भी कर दिया। ठीक है, तो हिंदी
को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या करा है दोस्तों, व्यवस्थित करने की कोशिश की है। तो 1960 में केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, आप उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका जो है वो प्रकाशित की थी। और हम देखते हैं कि ये सारे जो नियम हैं, इन सभी नियमों को बनाने के पीछे का जो मकसद था वो क्या था कि हिंदी को भरोसेमंद और आसानी से सीखी जाने वाली और कंप्यूटर के अनुकूल भाषा बनाया जा सके। अब हम यहाँ पे कुछ मानकीकरण जो नियम हैं उन्हें समझेंगे, जैसे कि संयुक्त व्यंजन से जुड़े हुए नियम होते हैं। तो हिंदी के कई अक्षरों में 2 या 3 ध्वनियाँ एक साथ लिखी जाती हैं और इनका रूप स्पष्ट और स्थिर रहे, इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयोग में उसकी पाई अक्सर हटा दी जाती है, जैसे कि क्यों जो आपका क और य से बनता है, ट्यूशन में पाई का अलग रूप नहीं दिखाया जाता। ठीक है, वैसे ही रा के आपके रूप होते हैं और जो कि अपने स्थान पर ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके दूसरे भी वर्ण हैं, ये सारे इनको इसी रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा अक्षरों और शब्दों के रूप से संबंधित नियम होते हैं। तो कुछ शब्दों को बोलने में अलग सुनाई देते हैं पर लिखने में, जैसे कि छौरा की जगह छोरा या गम्मत के स्थान पर जो है गजब जैसे मानक रूपों को प्राथमिकता आपकी दी जाती है शब्द हो गया, ए ओ, ये सारी मात्राओं के लिए भी एक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हम क्या देखते हैं कि अक्षरों और शब्दों में चिन्ह रहते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, संयुक्त व्यंजनों से जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं और अव्ययों को का अलग और संयुक्त लेखन किया जाता है। ही, तो, भी, तक, ये सारे जो आपके अव्यय हैं वो अलग अलग ही लिखे जाएंगे। वह अब तक नहीं आया, तुम भी चलो। ठीक है, जब इन अवयवों से समास बनता है तब उन्हें जोड़कर लिखा जाएगा, जैसे यथाशक्ति, प्रत्येक, मात्रभेद, ये आपके समास बन जाते हैं। हिंदी में ऊपर चलने वाली रेखा शिरोरेखा देवनागरी की पहचान है और इसे मानक में बनाए रखा गया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आना चाहिए, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब आपके आने चाहिए। और हिंदी का तकनीकी मानकीकरण भी किया गया है कि हिंदी किसी भी डिवाइस में अब बिगड़ती नहीं है और सभी भाषाओं के देवनागरी अक्षर जो हैं वो एक ही मानक कोड पर आधारित हैं। फॉन्ट और प्लेटफॉर्म बदलने पर अक्षर अब बिगड़ते नहीं हैं। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1961 में शिक्षा मंत्रालय ने समिति बनाई थी। 67 में पहली अनुशंसाएं प्रकाशित हुई थी। तो गाइज ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हिंदी के मानकीकरण से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर आपको परिभाषित शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किन्हीं 5 परिभाषित शब्दों का आपको उल्लेख करना है। तो वे शब्द जिन्हें किसी विषय, प्रक्रिया, वस्तु या अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ठोस और निश्चित अर्थ में उपयोग किया जाता है, उन्हें परिभाषित शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ठोस और निश्चित अर्थ में उपयोग करते हैं। किसी भी विषय के अध्ययन में ये शब्द इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनके निश्चित अर्थ से भ्रम नहीं होता और विषय को समझना आसान होता है। तो जो भी हमारे शब्द रहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में, उनके अर्थ क्या होते हैं गाइज, निश्चित होते हैं। जैसे कि आपका हार्डवेयर शब्द हो गया, तो ये कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, तो कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। और सॉफ्टवेयर में आपका क्या रहता है, जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम और एप्लीकेशन है वो सब उसके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। MS वर्ड, ब्राउज़र, कैलकुलेटर। फिर आपका इंटरनेट होता है, तो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ने वाला विशाल नेटवर्क क्या है गाइस, इंटरनेट है। फिर आपकी फाइल हो गई, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, JPG, MP4 एंड आपका डेटाबेस होता है। तो सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करने की प्रणाली डेटाबेस कहलाती है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में जानकारी, जैसे स्कूलों में छात्रों का रिकॉर्ड, बैंक खातों का डेटा, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब पे होता है। तो ये कुछ ऐसे 5 शब्द हैं जो कि आप यूज़ करेंगे जब आपको सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई 5 शब्दों की परिभाषा देनी होगी। सो गाइज, जो मेरे ओल्डर वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की हुई हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के अलावा दूसरे क्वेश्चंस को वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आप इसके बाकी के वीडियोस जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं उन्हें ज़रूर देखना एक बार। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको जो शब्द हैं वो आपके सरल और प्रचलित शब्दों का होना चाहिए। रोज़मर्रा की भाषा आपको यूज़ करनी है।
जो भी आपके उदाहरण है सही उदाहरणों को आपने लिखना है, क्योंकि उदाहरण से चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं। जो आपके बड़े विचार हैं उन्हें आप छोटे भागों में बांट कर लिखोगे और अनावश्यक बदलावों से आपको बचना है। एंड आप एनालॉजी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक आसान तुलना, जैसे दिमाग कंप्यूटर की मेमोरी की तरह काम करता है, पूरी व्याख्या को सरल कर देता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी काम करती है वैसे ही ह्यूमन का दिमाग काम करता है। तो आपने एनालॉजीज़ का यूज़ करोगे, वाक्यों को छोटा और स्पष्ट रखोगे और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन यानी कि क्रमबद्ध प्रस्तुति होनी चाहिए। तो तथ्यों को बिखरे रूप में देने के बजाय क्रम में रखना चाहिए, पहले कारण फिर प्रक्रिया फिर परिणाम, इसे समझना आसान होता है। भाषा उतनी ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जितनी उस पाठक समूह के लिए आवश्यक है, चाहे वह बच्चा हो या विद्यार्थी। तो हर किसी के हिसाब से भाषा होनी चाहिए। तो सरल भाषा हो, उचित उदाहरणों का यूज़ हो और अनावश्यक तकनीकी शब्दों से बचते हुए, ये सब मिलकर हम जो ज्ञान विज्ञान को और सहज और समझने योग्य बना सकते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उस पर चर्चा करनी है। तो भारत के संविधान में हिंदी को एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी को यह दर्जा संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को दिया और इसी निर्णय की स्मृति में हर वर्ष हम क्या देखते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए संविधान के अनुच्छेद 343 एंड 351 तक के प्रावधानों को समझना इम्पॉर्टेंट है। 343 में क्या है कि राजभाषा का निर्धारण किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी। और 343 2 एंड 3 में अंग्रेजी का साथ में प्रयोग चलेगा। तो संविधान लागू होने के बाद प्रारंभिक 15 वर्षों तक यानी 1950 से 65 अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने का प्रावधान है और बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 और नियम 1976 को लागू करेंगे और अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ सह राजभाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। फिर आपका अनुच्छेद 120 भी है, जिसमें संसद की भाषा के प्रयोग का है। तो संसद में हिंदी अंग्रेजी में कार्य किए जाएंगे। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के दिशा निर्देश हैं। तो यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वह हिंदी को समृद्ध, विकसित और व्यापक बनाए ताकि यह भारत की साझा संस्कृति और विविधता को अभिव्यक्त करने में सक्षम बन सके। इसमें हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द संपदा ग्रहण करके और अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया गया है कि जो हिंदी है वो दूसरी भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करेगी और अपनी शब्द जो संपदा है उसको और ज़्यादा सक्षम बनाएगी। 8वीं अनुसूची का आप उदाहरण दे सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और इससे हिंदी को एक राष्ट्रीय महत्व की भाषा भी का दर्जा भी मिलता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके उच्च न्यायालयीय कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य राज्य की राजभाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक स्थिति देखें तो 14 सितंबर को हिंदी को क्योंकि राजभाषा का दर्जा मिला था तो इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम आपका 1963, राजभाषा नियम 1976, इन सब के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़े, साथ ही अंग्रेजी का उपयोग भी सुगम्यता के लिए यूज़ की जाती है अंग्रेजी। ओके, इसके बाद है वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोगों पर आपको प्रकाश डालना है कि वाणिज्य के क्षेत्र में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके कहाँ कहाँ आपको अलग अलग प्रयोग देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के समय में हम संचार क्षेत्र में, विज्ञापन और जनसंपर्क क्षेत्र में हिंदी का यूज़ देखते हैं। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में जैसे कि फॉर्म, पासबुक, रसीद, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, हर जगह हम हिंदी का उपयोग देख पाते हैं। और पैकेजिंग, लेबल निर्देशन, वहाँ पे आप देखते हैं कि हिंदी का प्रयोग होता है। और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में बिक्री हेतु भी हिंदी का प्रयोग होता है। और बीमा पॉलिसी, बिल, सरकारी मंजूरी पात्रों, इन सब में हिंदी का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। ऑनलाइन शॉपिंग में, डिजिटल भुगतान में, मोबाइल ऐप, ई वॉलेट, इन सब में भी। तो वाणिज्य में हिंदी का प्रयोग व्यवसाय को स्थानीय बनाने, ग्राहक से भावनात्मक संबंध स्थापित करने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सहायक है। हिंदी न केवल संचार की भाषा है बल्कि आधुनिक वाणिज्य को व्यापक और प्रभावशाली बनाने का प्रमुख साधन भी बन चुकी है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शब्दों की परिभाषाएं देनी होती हैं।
तो यहाँ पे आप कुछ शब्द देख सकते हैं जैसे कि उपबंध। उपबंध का मतलब होता है किसी नियम या कानून या जो समझौता होता है, ठीक है, शर्त एक तरीके से आप कह सकते हो। आयोग जो होते हैं वहाँ पे आपके कोई विशेष कार्य होते हैं या उनके पास किसी प्रकार की प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, जैसे आपका चुनाव आयोग, मानव अधिकार आयोग, आपकी समितियाँ होती हैं जो कि कुछ विशिष्ट उद्देश्य से काम करती हैं, ठीक है। उनके अंदर हमें कुछ व्यक्तियों का समूह देखने के लिए मिलता है। इंटरनेट हो गया तो विश्व भर के करोड़ों कंप्यूटरों को जोड़ने वाला जो संचार तंत्र है वो आपका इंटरनेट कहलाता है। शैवाल क्या है, तो जल या नम वातावरण में पाए जाने वाले सरल हरित पादप, ठीक है, जो ये जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने की इनमें क्षमता भी होती है, इन्हें शैवाल कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी, जिसके अंदर हम पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी का इतिहास, उसके अंदर पाए जाने वाले खनिज, चट्टानें, इन सब का अध्ययन करते हैं। फिर आपके तेल कुंड होते हैं, तो भूमिगत परतों में पाया जाने वाला प्राकृतिक तेल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, ठीक है, इन सब का बड़ा भंडार जो है वो आपका तेल कुंड कहलाता है। फिर आपका भूकंप हो गया, तो पृथ्वी की सतह के अंदर जब प्लेटों की क्या होती है दोस्तों, हलचल या तनाव होता है तो आपका भूकंप उसे आता है, जिसमें हम कंपन देखते हैं। फिर आपकी वेबसाइट होती है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध किसी संस्था, व्यक्ति या विषय से संबंधित जब हम सूचना को संगठित वेब पृष्ठों को देखते हैं तो आपकी वो वेबसाइट कहलाती है। बहिष्कार करना, जब हम किसी व्यक्ति या संस्था को जानबूझकर उससे दूरी बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको अस्वीकार कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक रूप में, तो वो उसका बहिष्कार कहलाएगा। और वायुमंडल तो आप समझते ही होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की विभिन्न परतों का बना जो आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। अंतर्देशीय, समुद्र तट से दूर किसी देश के भीतर स्थित स्थान को अंतर्देशीय कहा जाता है, जैसे दिल्ली एक अंतर्देशीय नगर है। इसके बाद आपका संधि विच्छेद का क्वेश्चन आता है, जिसमें आप शब्दों को जोड़कर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें आपका मताधिकार, परतंत्र जैसे शब्द आएंगे, जगन्नाथ, ठीक है, तो इसमें आप जगत जमा नाथ करेंगे। वागीश है तो आप वाक जमा ईश करेंगे। इस तरीके के सिमिलर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको संधि विच्छेद करना होगा, परिभाषाएं लिखनी होंगी। आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी अब तक। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।